हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम एमएसएन के एमसीक्यू पढ़ेंगे। बर्न और जो कि टॉपिक होगा बर्न और फ्रैक्चर एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर प्लेजिया टर्म्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। शरीर के दोनों निचले अंगों का पक्षाघात कहलाता है। पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ए क्वाड्रिप्लेजिया, बी हेमीप्लेजिया, सी पैराप्लेजिया, डी मोनोप्लेजिया। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है। पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी पैराप्लेजिया। इसे क्या कहते हैं? पैराप्लेजिया कहते हैं इसे। पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जब शरीर के दोनों निचले अंगों का पक्षाघात हो जाता है तो उसे पैराप्लेजिया कहा जाता है। दैट इज करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से बर्न की कौन सी डिग्री दर्द रहित यानी पेनलेस होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ बर्न इज पेनलेस? ए फर्स्ट डिग्री, बी सेकेंड डिग्री, सी थर्ड डिग्री, डी बोथ ए एंड बी। कौन सी डिग्री जो है वो पेनलेस होती है, जिसमें दर्द नहीं होता है? किस डिग्री में नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ बर्न इज पेनलेस? कौन सी डिग्री है? तो इसका राइट आंसर है बी सी थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री जो होती है वो पेनलेस हो जाती है, उसमें दर्द नहीं होता है। दैट इज करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3। शरीर के एक तरफ के पक्षाघात को क्या कहते हैं? व्हाट इज द पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड? ए पैराप्लेजिया, बी मोनोप्लेजिया, सी हेमीप्लेजिया, डी क्वाड्रिप्लेजिया। शरीर के एक तरफ के पक्षाघात को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ए पैराप्लेजिया, बी मोनोप्लेजिया, सी हेमीप्लेजिया, डी क्वाड्रिप्लेजिया। शरीर के एक तरफ के पक्षाघात को हेमीप्लेजिया कहते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हेमीप्लेजिया affect one side of the body such as the leg and arm of the same side of the body। जब शरीर के एक साइड वन साइड ऑफ द बॉडी शरीर के एक साइड का इफेक्ट होता है तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। जैसे कि एक साइड की लेग हो या एक साइड की आर्म हो, सेम साइड लेग एंड आर्म हो तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। इफेक्ट हो उससे लेग और आर्म दोनों एक साइड की दोनों अफेक्ट हो लेग और आर्म तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बर्न की किस डिग्री में फफोले पड़ जाते हैं? इन व्हाट डिग्री ऑफ बर्न डू ब्लास्टर्स अकर्स? ए फर्स्ट डिग्री, बी सेकेंड डिग्री, सी थर्ड डिग्री, डी बोथ ए एंड बी। तो दैट इज करेक्ट आंसर ए फर्स्ट डिग्री, बी सेकेंड डिग्री, सी थर्ड डिग्री, डी बोथ ए एंड बी। तो दैट इज करेक्ट आंसर बी सेकेंड डिग्री में जो है वो ब्लास्टर यानी फफोले पड़ जाते हैं जब सेकेंड डिग्री तक जलता है पेशेंट, उसके सेकेंड डिग्री में फफोले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
5 चारों अंगों का पक्षाघात क्या कहलाता है? पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 limbs is called A. Paraplegia, B. Hemiplegia, C. Quadriplegia, D. Monoplegia. That is correct answer, D. Quadriplegia. तो पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 limbs is called, तो चारों अंगों का पक्षाघात कहलाता है वो पैराप्लेजिया नहीं, हीमोप्लेजिया भी नहीं कहलाता, क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, गुइलेन-बार सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है? गुइलेन-बार सिंड्रोम इज ए डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, बी. पेरिप्लेजिया पेरिफेरल नर्व बधिर तंत्र का, सी. ब्रेन, डी. ऑल ऑफ दी एबव उपरोक्त सभी। तो गुइलेन-बार सिंड्रोम एक डिसीज है, किसकी है? तो दैट इज करेक्ट आंसर, बी. पेरिफेरल नर्व बधिर तंत्रिका की डिसीज है। गुइलेन-बार सिंड्रोम इज ए डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गुइलेन-बार सिंड्रोम जो डिसीज है एक पेरिफेरल नर्व की यानी बधिर तंत्रिका की डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े गुइलेन-बार नोट में पढ़ते हैं। गुइलेन-बार सिंड्रोम GBS इज ए रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर in which the body immune system mistakenly attack part of its peripheral nervous system. That network of nerves located outside of the brain and spinal cord. गुइलेन-बार सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मिस्टेकली जो अटैक करता है किसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट पर, और जो नेटवर्क ऑफ नर्वस लोकेटेड आउटसाइड, क्योंकि नेटवर्क जो है नर्वस का जो नेटवर्क है लोकेटेड होता है आउटसाइड ऑफ द ब्रेन के आउटसाइड में, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड पर लोकेटेड होता है नर्व का नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, NSAID के उदाहरण में शामिल है। द एग्जाम्पल ऑफ NSAID इंक्लूड ए. आइबुप्रोफेन, बी. डाइक्लोफेनेक, सी. एस्पिरिन, डी. ऑल ऑफ दी एबव यानी उपरोक्त सभी। NSAID का उदाहरण है। दैट इज करेक्ट आंसर, डी. ऑल ऑफ दी एबव। NSD के सभी उदाहरण हैं। आइबुप्रोफेन भी उदाहरण है, डाइक्लोफेनेक भी, एस्पिरिन भी, तीनों जो हैं NSAID के उदाहरण हैं। नॉन स्टेरॉयड NSAID के अंतर्गत आते हैं ये आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन तीनों जो टैबलेट हैं वो NSAID के अंतर्गत आती हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। फुल फॉर्म है NSAID की, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। द मेन टाइप ऑफ NSAID इंक्लूड जो NSAID के अंतर्गत जो किस प्रकार की द मेन टाइप ऑफ NSAID इंक्लूड NSAID के अंतर्गत आते हैं जो आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोजेन और डाइक्लोफेनेक, इंडोमेथासिन, 5
प्रकार की दवा आती हैं। आइबुप्रोफेन आती है, एस्पिरिन, नाइट्रोजन, डाइक्लोफेनेक, इंडोमेथासिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार मुख्य रूप से संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है? विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मेनली स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड? ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, डी बोथ बी एंड सी। कौन सा हेपेटाइटिस ऐसा है जो कि ब्लड के थ्रू यानी ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। बी, हेपेटाइटिस बी और सी जो दोनों हैं वो ब्लड के थ्रू फैलते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव की सबसे आम साइट है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोरेज इज ए पॉन्स, बी मिडब्रेन, सी सेरिबेलम, डी बेसल गैंग्लिया। इंट्राक्रैनियल कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोरेज इज कौन सी है? ए पॉन्स, बी मिडब्रेन, सी सेरिबेलम, डी बेसल गैंग्लिया। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका है ए पॉन्स, बी मिडब्रेन, सी सेरिबेलम, डी बेसल गैंग्लिया। तो दैट इज करेक्ट आंसर डी बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो है इसका इंट्राक्रैनियल की सबसे आम साइट है रक्तस्राव की। बेसल गैंग्लिया इंट्राक्रैनियल हेमोरेज ICH रेफर्स टू, जो ICH जो रेफर करता है टू किसको? एक्यूट ब्लीडिंग इनसाइड योर स्कल और ब्रेन को, स्कल या ब्रेन को, आपके स्कल और ब्रेन की इनसाइड ब्लीडिंग इनसाइड इंट्राक्रैनियल हेमोरेज रेफर करता है, रेफर्स टू एक्यूट ब्लीडिंग, मतलब एक्यूट, एक क्रोनिक होता है, एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब होता है जल्दी, मतलब जल्दी का होता है, जो मतलब कम समय का होता है। क्रोनिक होता है वो लंबे समय का होता है। तो एक्यूट ब्लीडिंग इनसाइड योर स्कल या ब्रेन, आपके स्कल का होता है या ब्रेन का, कि इनसाइड में रेफर करता है। इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, एक इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। द मेन जो कारण होता है इंट्राक्रैनियल हेमोरेज का वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन वीकन द ब्लड वेसल्स, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो कैन मतलब वीकन मतलब कमज़ोर द ब्लड वेसल्स इन योर ब्रेन, ब्लड वेसल जो होती है आपके ब्रेन में, कोजिंग देम टू लीक या रप्चर, जो आपकी ब्लड वेसल्स को कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको उसमें से लीक हो जाता है या रप्चर मतलब फट जाता है। एंड हेड ट्यूमा, उसे क्या कहते हैं? हेड ट्यूमा कहते हैं, हेड ट्यूमा। क्वेश्चन नंबर 10, पार्कलैंड फार्मूला संबंधित है। पार्कलैंड जो फार्मूला किससे संबंधित है? ए क्लेफ्ट सर्जरी से, बी ऑस्टियोपोरोसिस से, सी बर्न से, डी एब्डोमिनल सर्जरी से। पार्कलैंड फार्मूला किससे संबंधित है? क्लेफ्ट सर्जरी से, ऑस्टियोपोरोसिस से, बर्न से, एब्डोमिनल सर्जरी से। तो इसका पार्कलैंड फार्मूला जो संबंधित है वो बर्न से संबंधित है। दैट इज करेक्ट आंसर सी। पार्कलैंड फार्मूला जो यूज किया जाता है वो बर्न पेशेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजकिन के लिम्फोमा में लिम्फ नोड इजाफा की सबसे आम साइट है। हाजकिन के लिम्फोमा में लिम्फ नोड इजाफा की सबसे आम साइट क्या है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ
node enlargement in the Hodgkin's lymphoma. A. Abdominal. B. Axillary. C. Cervical. D. All of the above उपरोक्त सभी। हॉजकिंस जो लिम्फोमा होता है उसमें लिम्फ नोड की इजाफा की जो सबसे आम साइट क्या इजाफा इजाफा मतलब इजाफा इनलार्जमेंट मतलब बढ़ावा की सबसे अच्छी साइट कौन सी है, सबसे आम साइट मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, एक्सिलरी, एब्डोमिनल, सर्वाइकल या सभी। दैट इज करेक्ट आंसर सी, सर्वाइकल। मोस्ट कॉमन साइट है लिम्फ नोड के इनलार्जमेंट की हॉडकिंस में, वो सर्वाइकल है। सी, सर्वाइकल आंसर सी। गर्दन में सूजन। द मोस्ट कॉमन लिम्फोमा लिम्फ नोड साइट अफेक्टेड, जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट लिम्फ नोड साइट जो होती है अफेक्टेड होती है किस हॉडकिन लिम्फोमा के द्वारा द नेक, जो कि पाई जाती है नेक में यानी गर्दन में, और नेक स्वेलिंग और गर्दन जो होती है फूल जाती है, सूज जाती है। हॉडकिन लिम्फोमा कैन आल्सो केज हॉडकिन लिम्फोमा आल्सो केज स्वेलिंग ऑफ द lymph node in the underarm, upper chest, abdomen और groin। हॉडकिन लिम्फोमा के कारण जो भी केज मतलब कारण स्वेलिंग ऑफ द lymph node की स्वेलिंग के कारण हॉडकिन लिम्फोमा कैन आल्सो केज स्वेलिंग ऑफ द lymph node इन द, किसमें, इसके कारण अंडर आर्म में भी सूजन आ जाती है और अपर चेस्ट में भी सूजन आ जाती है, एब्डोमेन में भी सूजन आ जाती है और ग्रोन में भी हॉडकिन लिम्फोमा के कारण। हॉडकिन लिम्फोमा लिम्फ नोड के स्वेलिंग के कारण। मून फेस देखा जाता है किसमें, मून फेस इज सीन इन द फॉलोइंग। ए मरासमस में, बी मैक्जियोटीमा में, सी डाउन सिंड्रोम में, डी कुशिंग सिंड्रोम में। मून फेस किसमें देखा जाता है, मरासमस में, मैक्जियोडर्मा में, डाउन सिंड्रोम में, कशिंग सिंड्रोम में। तो इसका करेक्ट आंसर है मून फेस देखा जाता है कुशिंग सिंड्रोम में। इसका करेक्ट आंसर है डी, कुशिंग सिंड्रोम में। मून फेस जो हो जाता है वो कुशिंग सिंड्रोम में देखा जाता है मून फेस। इसका सही आंसर है डी, कुशिंग सिंड्रोम। मून फेस के बारे में पढ़ते हैं। मून फेस अदरवाइज नॉन एज मून फेसेस, यानी कि मून फेस जो है मून फेसेस की ही तरह हो जाता है। इच मोस्ट ऑफन क्वेज्ड, इसका मोस्ट कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कारण कशिंग सिंड्रोम या प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड ट्रीटमेंट, लंबे समय से स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के कारण, और रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप, जब एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप हो जाता है तब ऑन द साइड ऑफ द फेस, जब फेस पर एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप हो जाता है तो इससे मून फेस के कारण बनते हैं, इससे भी मून फेस हो जाता है, बन जाता है मून फेस। मून फेस का मतलब होता है चेहरे पर दाग धब्बे जैसे बन जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं जो इसे मून फेस कहलाते हैं। फ्लैट फेस निम्न में से देखा जाता है। फ्लैट फेस इज सीन इन द फॉलोइंग। ए मरासमस, बी मैक्जियोडेमा, सी डाउन सिंड्रोम, डी कशिंग सिंड्रोम। तो
फ्लैट फेस किस में देखा जाता है? फ्लैट फेस देखा जाता है सी डाउन सिंड्रोम में। फ्लैट फेस किस में देखा जाता है? फ्लैट फेस डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है। दैट इज करेक्ट आंसर सी। प्रोक्टोस्कोपी किसका निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोक्टोस्कोपी इज यूज टू ऑब्जर्व ए यूरेटर, बी ब्लैडर, सी यूट्रस, डी लोअर रेक्टम निचला रेक्टम। प्रोक्टोस्कोपी का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? यूरेटर के लिए, ब्लैडर के लिए, यूट्रस के लिए, लोअर रेक्टम के लिए। इसका सही आंसर है डी लोअर रेक्टम के लिए। प्रोक्टोस्कोपी का यूज किया जाता है किसका निरीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो वो लोअर रेक्टम का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है प्रोक्टोस्कोपी का यूज। इसके बारे में देखते हैं कि पढ़ते हैं। एक प्रोक्टोस्कोपी जो है आल्सो कॉल्ड रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी, इसे सिग्मोइडोस्कोपी के भी नाम से जानते हैं। इज ए प्रोसीजर, यह एक प्रोसीजर टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द रेक्टम। इस प्रोसीजर के द्वारा रेक्टम के इनसाइड की यानी अंदर की प्रोसीजर को रेक्टम के अंदर की प्रोसीजर को एग्जामाइन करते हैं, जांच करते हैं। एंड द एनस, रेक्टम और एनस की भी is a procedure to examine the inside of the rectum and the anus। रेक्टम और एनस के इनसाइड मतलब अंदर इनसाइड एग्जामिन करते हैं। It is usually done to look for tumors। इसका उपयोग ट्यूमर्स, पॉलिप्स, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग और हेमोरॉयड को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। एक अंग का पक्षाघात कहलाता है। पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब इज कॉल्ड, जब एक अंग का पक्षाघात होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए क्वाड्रिप्लेजिया, बी पैराप्लेजिया, सी मोनोप्लेजिया, डी हेमीप्लेजिया। तो इसका आंसर सही है मोनोप्लेजिया। तो उसे मोनोप्लेजिया कहते हैं। जब एक अंग का पक्षाघात होता है तो उसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार है जो फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है? विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज स्प्रेड थ्रू द फीकल ओरल रूट? ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, डी बोथ ए एंड सी। कौन सा प्रकार है जो हेपेटाइटिस का जो फीकल ओरल के रूट के माध्यम से फैलता है? स्प्रेड थ्रू द फीकल ओरल रूट। तो दैट इज करेक्ट आंसर ए हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 17। बोले गए शब्दों को बोलने या समझने में असमर्थता कहलाती है। इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड ए एनोरेक्सिया, बी बुलिमिया, सी एफ्रेक्सिया, डी अफेसिया। बोले गए शब्दों को बोलने या समझने में असमर्थता या इनएबिलिटी टू स्पीक
और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एफेक्सिया। एफेसिया, दैट इज करेक्ट आंसर डी। एफेसिया कहते हैं। बोले गए शब्दों को बोलने या समझने में जब दिक्कत होती है या असमर्थता होती है तो उसे अफेसिया कहते हैं। अफेसिया। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेसिया के बारे में जानते हैं कि अफेसिया इज ए कंडीशन दैट robs you of the ability to communicate. It can affect your ability to speak, write, and understand language, both verbal and written. Aphasia typically occurs suddenly after a stroke or head injury. Question number 18. रूल ऑफ 10 संबंधित है किससे? ए एब्डोमिनल सर्जरी, बी क्लेफ्ट लिप सर्जरी, सी हार्ट सर्जरी, डी बर्न। तो रूल ऑफ 10 किससे संबंधित है? एब्डोमिनल सर्जरी से, क्लेफ्ट लिप सर्जरी से, क्लेफ्ट लिप सर्जरी से, हार्ट सर्जरी से, बर्न से। तो इसका सही आंसर है बी, क्लेफ्ट लिप सर्जरी से। रूल ऑफ 10 जो संबंधित है वो क्लेफ्ट लिप सर्जरी से, लिप मतलब ओठ, लिप सर्जरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, श्रवण हानि हियरिंग लॉस किस परीक्षण द्वारा की जाती है? हियरिंग लॉस इज डन बाय विच टेस्ट? ए वेबर टेस्ट, बी रैन टेस्ट, सी स्नेलन टेस्ट, डी बोथ ए एंड बी दोनों। हियरिंग लॉस इज डन बाय विच टेस्ट? हियरिंग लॉस किस परीक्षण के द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। रैन टेस्ट और रिन टेस्ट और वेबर परीक्षण के द्वारा हियरिंग लॉस का परीक्षण किया जाता है। हियरिंग लॉस इज डन बाय विच टेस्ट? तो इसके सही आंसर हैं दोनों, वेबर टेस्ट और रैन टेस्ट के द्वारा हियरिंग लॉस का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, रैन टेस्ट एंड वेबर टेस्ट आर एग्जाम्स दैट टेस्ट फॉर हियरिंग लॉस। रैन टेस्ट और वेबर टेस्ट के द्वारा हियरिंग लॉस जो एग्जाम किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो हियरिंग लॉस के लिए किया जाता है। दे हेल्प डिटरमाइन, ये सहायता करता है डिटरमाइन करने के लिए वेदर यू मे हैव कंडक्टिव और सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस एंड अदर टेस्ट इज डन फॉर हियरिंग लॉस इज ऑडियोमीटर टेस्ट। अदर जो टेस्ट हैं वो हियरिंग लॉस के लिए हैं, लेकिन ऑडियोमीटर टेस्ट है। रूल ऑफ 9 संबंधित है किससे? संबंधित है ए एब्डोमिनल सर्जरी, बी क्लेफ्ट सर्जरी, सी हार्ट सर्जरी, डी बर्न। किससे संबंधित है रूल ऑफ 9? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। जिसका आंसर सही पता है वो जल्दी से बताइए। ए एब्डोमिनल सर्जरी, बी क्लेफ्ट सर्जरी, सी हार्ट सर्जरी, डी बर्न सर्जरी। रूल ऑफ 9 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, बर्न से संबंधित है। रूल ऑफ 9 जो संबंधित है वो बर्न से संबंधित है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बोलने में कठिनाई क्या कहलाती है? व्हाट इज डिफिकल्ट इन स्पीकिंग कॉल्ड? ए एफेक्सिया, बी डिस्फेजिया, सी डिसएरिथमिया, डी इंसोम्निया। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इज कॉल्ड।
बोलने में कठिनाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? एस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिसएरेथमिया, इंसोम्निया। बोलने में कठिनाई, स्पीकिंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग कॉल्ड। तो इसका आंसर है डिसएरिथमिया। दैट इज करेक्ट आंसर सी, डिसएरिथमिया। बोलने में कठिनाई कहलाती है डिसएरिथमिया। क्वेश्चन नंबर डिसएरिथमिया। डिसएरिथमिया इज डिफिकल्टी स्पीकिंग caused by brain damage or brain changes later in life. Dysrhythmia is difficulty speaking। मतलब बोलने में कठिनाई होती है किसके कारण? जब पेशेंट का ब्रेन, किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन चेंज हो जाता है लाइफ में। तो कॉमन कॉज ऑफ डिसरिथमिया, कॉमन कारण क्या है डिसरिथमिया का? तो इसके अंदर इंक्लूड कॉमन कॉज ऑफ डिसरिथमिया, कॉमन कारण है डिसरिथमिया का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और कंडीशन दैट कोई फेशियल पैरालिसिस या टंग या थ्रोट मसल्स वीकनेस, ये मतलब कारण है। सर्टेन मेडिकेशन आल्सो कैन क्यूज डिसरिथमिया। मेडिकेशन भी कभी कभी डिसरिथमिया का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क के समान चेहरा, मास्क लाइक फेसेस निम्न में से किस बीमारी में देखा जाता है? मास्क लाइक फेसेस इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? ए पार्किंसन, बी टर्नर सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी क्रोनिक किडनी फेलियर। मास्क लाइक फेसेस यानी कि चेहरा जो देखा जाता है वो किस बीमारी में देखा जाता है? पार्किंसन डिसीज में, या टर्नर सिंड्रोम डिसीज में, डाउन सिंड्रोम डिसीज में, क्रोनिक किडनी फेलियर में। मास्क लाइक फेस देखा जाता है किस बीमारी में देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है पार्किंसन रोग में, यानी पार्किंसन डिसीज में देखा जाता है। इसका आंसर सही है ए। मास्क लाइक फेस जो देखा जाता है वो पार्किंसन डिसीज में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पेट के हिस्टेरेक्टोमी और अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को हटाने के बाद रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निर्धारित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज लाइक टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट ऑफन एन abdominal hysterectomy and removal of the ovary and fallopian tubes? A thyroxine, B estrogen, C prolactin, D testosterone। कौन सा हार्मोन है जो निर्धारित किया जाता है पेट के हिस्टेरेक्टोमी, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को हटाने के बाद रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निर्धारित किया जा सकता है? कौन सा हार्मोन निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ए फ्रैक्चर इन विच देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन इज नोन एज। एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा में कोई दरार नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ए कंपाउंड फ्रैक्चर, बी क्लोज्ड फ्रैक्चर, सी ओपन फ्रैक्चर, डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब एक फ्रैक्चर होता है तो इसमें त्वचा में कोई दरार नहीं होती, त्वचा फटती नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? किस प्रकार का फ्रैक्चर कहते हैं उसे? तो इसका सही आंसर है बी क्लोज फ्रैक्चर। उसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर कंसिडर्ड साइन ऑफ ए फ्रैक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्चर एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्रैक्चर का संकेत माना जाता है। ए टिंगलिंग, कूलनेस, लॉस ऑफ पल्सेस। बी लॉस ऑफ सेंसेशन, रेडनेस एंड कूलनेस। सी कूलनेस, रेडनेस, न्यू साइट ऑफ पेन। डी रेडनेस, वार्मथ, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। कौन सा लक्षण जो है वो फ्रैक्चर का संकेत माना जाता है। पढ़िए और आंसर बताइए। उसका आंसर है डी रेडनेस, वार्मथ, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। रेडनेस होगा, वार्मथ मतलब हॉटनेस होगी, पेन होगा एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी के साइट पर पेन होगा। तो इसका आंसर सही है डी। क्वेश्चन नंबर 26, रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू फिक्सचर ए। अस्थि घनत्व में कमी से स्थिरता के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। अस्थि घनत्व में कमी से स्थिरता के लिए संवेदनशील में वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं। ए पैगेट डिसीज, बी ऑस्टियोमेलेशिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू फिक्सचर इज। इसका सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।